आज के मुख्य समाचार। शिमला कांगड़ा कुल्लू के लिए बनेगा विकास का क्षेत्रीय प्लान। मंत्री पद न मिलने पर बोली मंडी सांसद कंगना रनौत। शिमला में आयोजित हुआ पीएनबी का रिटेल आउटरीच प्रोग्राम। एसीसी गोल्ड सीमेंट 10 रुपए महंगा। कालीबाड़ी में गूंजा क्यूबा के समर्थन का स्वर। आपदा राहत के लिए केंद्र से मांगी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मदद। कृषि विश्वविद्यालयों में 51 पदों पर भर्ती। 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। शिमला में एसएफआई का जोरदार प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम योजना, आवास और तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि राज्य सरकार शिमला कांगड़ा कुल्लू झीलों के लिए विकास का एक समग्र क्षेत्रीय प्लान तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि हालिया आपदाओं के कारण प्रदेश को काफी आर्थिक और भौतिक नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में भविष्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से प्रभाव को कम करने और विकास को सुनिश्चित करने के लिए यह क्षेत्रीय योजना अत्यंत आवश्यक है। राजेश धर्मानी ने कहा, हमारी सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि शहरी और ग्रामीण विकास योजनाएं वैज्ञानिक आधार पर बनाई जाए। आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, अवसंरचना विकास और जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की जाएगी। ये रिव्यू बैठक थी। इसमें हम एक तो बड़ी चेंज इसमें है कि हम रीजनल प्लान बना रहे हैं कुछ जिलों के। तो पहले तो अपने रिसोर्सेज से बना रहे थे, लेकिन अब स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली है, उनसे हमारी बात हुई है। वो एग्री किए हैं कि हम इसको बना के देंगे, क्योंकि भारत सरकार ने उसको नोडल एजेंसी बनाया है और एसपीए दिल्ली जो है अब उनके साथ एमओयू साइन कर रहे हैं और वो फिर ये बना के देंगे। मंडी में नुकसान बहुत हुआ है और सभी सरकारी विभागों ने जो है चुस्ती दिखाते हुए मुस्तैदी के साथ काम किया है ताकि रिहेबिलिटेट लोगों को किया जाए और सड़क पे बिजली पानी को रिस्टोर किया जाए। लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा है कि उसमें काफ़ी समय लगेगा। सड़कें तो लगभग छोटी गाड़ियों के लिए तो सब जगह बहाल कर दी हैं। जो मुख्य सड़क है वहाँ भी और करसोग में भी पॉकलेन जो है वो पहुँचा दी गई है ताकि बड़ी जो है पॉकलेन है, बड़े पत्थर हैं, कोई बड़े टिम्बर गिरा है या किसी का मकान गिरा है वहाँ पे, क्योंकि बड़ी मशीन चाहिए। तो बेसिकली वहाँ देखा हमने कि नाले जो हैं सारे डेब्रिस से भर गए हैं। तो उन नालों को भी थोड़ा सा गहरा करना पड़ेगा। जो डेब्रिस है उसको साइड में करके, सो दैट कि क्योंकि अभी बरसात का मौसम जो है लगभग 1.5 महीना और चलेगा, तो जो आने वाले समय में जो बारिशें होंगी वो पानी जो है उस नाले में जब उसकी गहराई होगी तो नाले में सीमित रहेगा, अदरवाइज वो बाहर को फैलेगा। तो सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। बिजली मुख्य स्थानों पे तो जो है बहाल कर दी है, लेकिन गाँव में अभी भी बहाल नहीं हुई है। तो कुछ एक जगह पे तो वहाँ सोलर पैनल जो हैं वो भेजे गए हैं, सोलर लैंटर्न भेजी गई हैं, उसमें चार्जर की फैसिलिटी भी है और बैटरीज भी हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएं। कल मैंने डीसी से भी बात की थी कि आप अपने रिसोर्सेज भी मोबिलाइज करें, कुछ हम लोग भी कर रहे हैं, ताकि हर घर तक कम से कम एक जो सोलर लाइट सिस्टम है वो पहुंच सके। जहाँ लाइट नहीं है, बिजली रिस्टोर करने में इसमें समय लगेगा। और पानी की भी बहुत सारी स्कीमें जो हैं बह गई हैं, वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर जो है वो पहुँचा दिया गया है, क्लोरीन टैबलेट्स जो हैं स्वास्थ्य विभाग ने दी हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं वहाँ पे ऐसा मटेरियल दे रहे हैं जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैं डीसी से कहा है कि आप इसको भी थोड़ा सा रेगुलेट करें, ताकि वहाँ जैसे वाटर फिल्टर की जहाँ ज़रूरत है वहाँ वाटर फिल्टर वहाँ पहुँचे, जहाँ सोलर पैनल्स की जहाँ सोलर पैनल पहुँचे। काम तो सभी विभाग कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय बहुत लगेगा। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत योगदान दे रही हैं, लेकिन उनका योगदान जो है वो क्योंकि सड़क तक ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हमने ऐसे एनजीओ से भी कहा है, इंडिविजुअल से भी जो योगदान देना चाहते हैं कि या तो आप मुख्यमंत्री राहत कोष में दें
और उसमें बहुत सारे लोगों ने देना शुरू कर दिया है, या फिर आप जिला प्रशासन को अपना सामान सौंपें, ताकि जिला प्रशासन के माध्यम से जो फार फ्लंग्ड एरिया हैं जहाँ पे आम आदमी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पर भी वो मटेरियल जो है उनकी ज़रूरत के मुताबिक पहुँचाया जा सके। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक न्यूज चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कंगना ने राजनीति में अपनी भूमिका, मंत्री पद की अपेक्षाएं और एक सांसद के रूप में आ रही चुनौतियों पर खुलकर बात की है। कंगना ने कहा, जैसा मेरा प्रोफाइल है और जिस पेशे से मैं आती हूँ, मैं एक फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखिका हूँ। मुझे पद्मश्री जैसे सम्मान से भी नवाजा गया है। साथ ही कंगना ने कहा, मैंने एक कठिन सीट जीती है। मुझे लगा था कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा और मुझे कोई विभाग सौंपा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक सांसद के तौर पर काम करना उनके लिए आसान नहीं रहा है और उन्होंने इसे ईमानदार रहते हुए निभाया गया महंगा शौक बताया है। उनके अनुसार जब भाजपा ने टिकट दिया था तो कहा गया था कि 60 से 70 दिन काम करना होगा और बाकी समय अपने कार्य कर सकते हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है। अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच जाने और काम करने में मेरी पूरी सैलरी खर्च हो जाती है। कंगना रनौत ने अपने प्रदर्शन पर भी जोर देते हुए कहा कि बतौर सांसद उनका अब तक 1 साल शानदार रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मंडी के अब तक के सभी पूर्व सांसदों को चैलेंज करती हूं। मेरा लोकसभा अटेंडेंस, पूछे गए प्रश्न और भागीदारी सबसे अधिक रही है। मैंने बिजली डिजास्टर जैसे कई अहम समस्याएं संसद में उठाई है। इस साक्षात्कार के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगना का यह बयान भाजपा के भीतर चल रही चर्चा को और तेज कर सकता है, खासकर मंत्री पद को लेकर। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर हमलावर रुख अपना सकता है। शिमला के रोटरी टाउन हॉल में आज पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी द्वारा रिटेल आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार की नई लोन योजनाओं की शुरुआत की गई, जिनके अंतर्गत अब ग्राहकों को लोन के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बैंक खुद ग्राहकों के पास पहुंचेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएनबी के डिप्टी जनरल मैनेजर रमेश ने कहा कि बैंक ने अब लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। सभी फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन पूरी की जाएगी और लोन आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब ग्राहक 1000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का लोन डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा पर्सनल लोन, होम लोन, वाहन लोन, एजुकेशन लोन और बिजनेस लोन सहित विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध होगी। रमेश ने कहा कि पीएनबी एक भरोसेमंद बैंक है और हमारा उद्देश्य है कि ग्राहकों को तेज, सरल और पारदर्शी बैंकिंग सेवाएं उनके द्वार तक पहुंचाई जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे लोन की सुविधा का लाभ उठा सकता है। कार्यक्रम के दौरान बैंक अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को डिजिटल लोन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। पीएनबी की यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को गति देने के साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए सुविधाजनक और समय बचाऊ बैंकिंग विकल्प प्रदान करेगी। डीजीएम पंजाब नेशनल बैंक हेड ऑफिस से आया हूं और ये शिमला जोन में पंजाब नेशनल बैंक की सारे ब्रांचेज में आज रिटेल आउटरीच का प्रोग्राम हो रहा है। शिमला जोन के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में पंजाब नेशनल बैंक की सारी शाखाओं में आज रिटेल लोन का आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है। इसके माध्यम से हम अपने कस्टमर्स के पास पहुंच रहे हैं। उसमें हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन, डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन, सारे लोन का आज हम लोगों को इसकी जानकारी देंगे। अधिक से अधिक लीड्स जनरेट करेंगे और अधिक से अधिक लोन्स को इसी वीक में सैंक्शन करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा कस्टमर के पास पहुंचने का सबसे बड़ा ये प्रोग्राम चल रहा है। इससे पहले 11 जुलाई को हमने एग्रीकल्चर का आउटरीच प्रोग्राम किया था और 25 जुलाई को हम एमएसएमई का आउटरीच प्रोग्राम भी करने वाले हैं। मेगा आउटरीच प्रोग्राम का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे बैंक के जितने प्रोडक्ट हैं उनकी जानकारी हमारे जितने भी कस्टमर हैं, जनता को और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं या एग्जिस्टिंग कस्टमर को उनके बारे में बताया जाए। आज के क्षेत्र में हम एक आउटरीच का आइडिया ये है कि हम
खुद कस्टमर के पास पहुंच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और उसकी बेसिक क्या कहते हैं उसके फीचर्स क्या है ये बता रहे हैं, ताकि क्या कहते हैं कस्टमर को एक अवेयरनेस प्रोग्राम तरह से है। ऑफ कोर्स हमारा क्या कहते हैं एक मार्केटिंग का एक वो है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि कस्टमर को जानकारी बने और जितने भी प्रोडक्ट हैं और जितने भी बैंक ने प्रोडक्ट बनाए हैं उनकी जानकारी हो एक आसानी से। एक खासकर हमारा आज के युग में ये है कि हम डिजिटली कस्टमर आप अपने घर में बैठ के भी, ये बहुत सारे रिटेल लोन है जैसे हाउसिंग लोन है, कार लोन है या क्या कहते हैं एजुकेशन लोन है, बिना बैंक में अप्रोच किए हुए अपने घर बैठे उसको सैंक्शन ले सकता है। बस 5 या 7 मिनट में आप घर बैठे एक कोई भी क्या कहते हैं रिटेल लोन सैंक्शन अपना करा सकते हैं। बरसात के मौसम में निर्माण सामग्री की कीमतों में बदलाव देखा जा रहा है। एसीसी गोल्ड सीमेंट की कीमत में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सामान्य सीमेंट की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब तक 490 रुपए में मिलने वाला एसीसी गोल्ड सीमेंट का एक बैग अब 500 रुपए में मिल रहा है। दूसरी ओर सामान्य सीमेंट 440 रुपए प्रति बैग की दर से पहले की तरह ही उपलब्ध है। जानकारों के मुताबिक बरसात के मौसम में लोग अधिकतर एसीसी गोल्ड सीमेंट का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि यह छत डालने, प्लास्टर और बारिश से प्रभावित निर्माण कार्यों में अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसके चलते डिमांड बढ़ने से कीमतों में इजाफा देखा गया है। इसके साथ ही सरिये की कीमतों में भी बदलाव हुआ है। 8 mm सरिया 6,200 रुपए प्रति क्विंटल, 10 mm सरिया 6,090 प्रति क्विंटल, 12 mm सरिया 5,850 प्रति क्विंटल, 16 mm सरिया 5,970 रुपए प्रति क्विंटल में मिल रहा है। विक्रेताओं का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव और परिवहन खर्च बढ़ने के कारण दामों में यह परिवर्तन हुआ है। उपभोक्ता और छोटे ठेकेदारों ने इस बढ़ोतरी पर चिंता जताई है, खासकर उन लोगों ने जो बरसात के बीच निर्माण कार्य पूरा करने में जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला के ऐतिहासिक कालीबाड़ी हॉल में आज एक महत्वपूर्ण अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें AIPSO के बैनर तले देश भर से आए कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और युवा प्रतिनिधि शामिल हुए। यह अधिवेशन खास तौर पर समाजवादी देश क्यूबा पर अमेरिका द्वारा थोपे गए साम्राज्यवादी दबाव और आर्थिक घेराबंदी के खिलाफ एकजुटता जताने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि क्यूबा पर जो आर्थिक और राजनीतिक नाकेबंदी की जा रही है वह मानवता के खिलाफ अपराध है। क्यूबा सिर्फ एक देश नहीं बल्कि विरोध और आत्मनिर्भरता की प्रतीक आवाज है, जिसने वर्षों से दुनिया के गरीब और पीड़ित वर्गों की मदद की है, चाहे वह अफ्रीका के चिकित्सा मिशन हो या आपदा से जूझ रहे देशों को भेजी गई सहायता राशि। आज जो कालीबाड़ी हॉल के अंदर ये अधिवेशन आयोजित किया गया है, ये राज्य स्तरीय अधिवेशन है। ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन AIPSO की ओर से किया जा रहा है। और जो एक समाजवादी देश है दुनिया के अंदर, जो कि अमेरिका से 150 किलोमीटर के दायरे में स्थित है, उसके ऊपर जो अमेरिका का जो साम्राज्यवादी हमला है, आर्थिक नाकेबंदी है, उसके खिलाफ इस तरीके का एक अभियान जो है पूरे देश में चल रहा है, जहां जो भी प्रगतिशील संगठन हैं वो क्यूबा जैसे देश के साथ एकजुटता प्रकट कर रहे हैं। क्यों प्रकट कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया के अंदर अगर सबसे बेहतरीन डॉक्टर किसी ने दिए, अगर आप कोविड को याद कर पा रहे होंगे, सबसे पहले किसी देश ने अगर ऑफर किया था कि हमारे डॉक्टर जाकर सेवा करेंगे दुनिया के किसी भी देश में जहाँ ज़रूरत है, वो मुल्क क्यूबा था। आज पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता जो दर है, वो सबसे ज़्यादा क्यूबा के अंदर है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है क्यूबा के अंदर जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं। और शिक्षा का स्तर इस रूप में है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक फ्री एजुकेशन मिलती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। जब 1959 में क्रांति हुई क्यूबा के अंदर, तो वहाँ जो मेहनतकश जनता थी, गरीब किसान थे, मजदूर थे, आम जनता थी, उसके बाद उनके हक में नीतियाँ बनना शुरू हुई। बहुत सारे कृषि सुधार वहाँ हुए, बहुत सारा सामाजिक क्षेत्र का निर्माण हुआ, हेल्थ सेक्टर को बहुत मजबूत किया गया, एजुकेशन को बहुत मजबूत किया गया, पब्लिक सेक्टर को बहुत मजबूत किया गया, और जो जनता को
कोई आदमी भूखा ना मरे, उसके लिए जो पूरी तरह से जो खाद्यान्न की व्यवस्था है वो वहाँ की सरकार ने की। तो ये सारी चीज़ें जो दुनिया के अंदर एक नया मॉडल था, उसको अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिका साम्राज्यवादी मुल्क है, वो अमीरों का मुल्क है। वो कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि वहाँ जो उसका एक पिछलग्गू सैन्य तानाशाह था बतिस्ता, उसको जो दरकिनार करके वहाँ की जनता ने क्रांति कर दी थी, उसको हटा दिया था। वो बाद में अमेरिका ही भागकर चला गया। और उस तानाशाह को हटाने के बाद जिस तरीके के कदम वहाँ उठाए गए क्यूबा के अंदर, उसके तुरंत बाद ही अगले साल ही आर्थिक प्रतिबंध जो है अमेरिका ने लगाना शुरू कर दिए, जिसके कारण आज क्यूबा काफ़ी दिक्कत में है, क्योंकि छोटा सा देश है क्यूबा। क्यूबा जो है अगर हिमाचल की तुलना की जाए तो इससे जनसंख्या में लगभग 40 लाख ज़्यादा है। 1 करोड़ 10 लाख जनसंख्या है क्यूबा की। साइज में जो है क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल से दुगना है। बस छोटा सा देश है, लेकिन उस देश ने दुनिया के अंदर वो आयाम स्थापित किए हैं जो कोई एक बड़ा देश भी स्थापित नहीं कर पाता है। लेकिन आज भी अमेरिका की आंखों की किरकिरी जो है क्यूबा बना हुआ, उसको वो गिराना चाहता है, वहाँ से समाजवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहता है, वहाँ अमीरों का राज स्थापित करना चाहता है। इसके खिलाफ पूरे दुनिया में एक अभियान चल रहा है कि क्यूबा की किस तरीके से मदद की जाए आर्थिक तौर पर, उसके लिए किस तरीके से दवाइयाँ भेजी जाएं, उसके लिए खाद्यान्न की क्या व्यवस्था की जाए, उसके लिए जो एनर्जी है, ऊर्जा किस तरीके से उसको उसमें मदद की जाए, उसके लिए जैसे भी संभव हो सकती है पूरे दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग जो है वो आज क्यूबा के साथ खड़े हो रहे हैं। तो उसी मुहिम के तहत जो जनवरी में शुरू हुई थी और जो 13 अगस्त तक चलेगी पूरे दुनिया में। दिल्ली दौरे से लौटकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसमें राज्यों में हालिया आपदाओं से हुए नुकसान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और केंद्र से आपदा राहत राशि बढ़ाने की मांग भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है और इन हालात में केंद्र सरकार से अधिक सहायता अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि केंद्र को वास्तविक नुकसान का ब्यौरा सौंप दिया गया है और जल्द राहत पैकेज की घोषणा की उम्मीद भी है। सेब बागवानों के हितों की बात करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम सेब से लदे पेड़ काटने के पक्ष में नहीं हैं। सरकार पूरी मजबूती से इस मुद्दे पर खड़ी है और जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। यह बयान वन विभाग की कार्यवाही और कुछ क्षेत्रों में पेड़ कटान को लेकर उठाए विवाद के बाद आया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना से राज्य सरकार को अब 18% रॉयल्टी मिलेगी, जिससे हिमाचल को हर साल करीब 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने इसे प्रदेश की आर्थिकी मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। मैं तकरीबन 4-5 मिनिस्टर से मिला हूँ और मैं गृह मंत्री जी से मिला हूँ। गृह मंत्री जी को कहा है मैंने कि आप अपनी आंखों से आके देखिए, प्रैक्टिकल देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा और जहाँ डिजास्टर हुआ है और वहाँ मैं उस चीज़ को देखूँगा। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी मिला है और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम आपको जो एडिशनल बोरिंग की बात हमने की है, जो कि ओपीएस के कारण हमारी एडिशनल बोरिंग बंद हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इसमें तो अगर एडिशनल बोरिंग अभी इसमें तो मैं कुछ आगे आने वाले समय में देखूंगी, लेकिन जो ईएपी है, जो एक्सटर्नल बोर्डिंग एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते हैं, ये प्रोजेक्ट एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें 28% हमारा पैसा लगता है, 72% सरकार देती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट बना के भेजिए, उन प्रोजेक्ट के आधार पर हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो मतलब वो प्रोजेक्ट आज हम बनाएंगे, फिर वो नीति आयोग के पास जाएगा और फिर वो दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके पास जाएगा, तो 1 साल लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा ये तो कहिए कि कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे को स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए ताकि जो पैसा हमारे पास आए हम उसको तुरंत प्रभाव से खर्च कर सके। जब से हमारी सरकार आई है और मैंने पहले ही दिन से कहा है कि ना तो हम धन को लूटने देंगे, ना धन को लुटाएंगे और ना ही धन को लूटेंगे। यानी कि जो राज्य की संपदा के अधिकार है उसकी लड़ाई का लड़ने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की सरकार का है। क्या होता था कि हम कोई केस हार जाते थे
और वो 6 8 महीने उसकी अपील ही नहीं हुआ करती थी, 2 साल अपील ही नहीं हुआ करती थी, और प्रदेश के खजाने से लाखों रुपया इस तरह निकाल दिया जाता। जब मैंने देखा कि JSW ने, जो कि कड़छम बांगटू प्रोजेक्ट को JP से ओवरटेक किया, उन्होंने 6% इस आधार पर मना कर दिया कि हमें जो सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उस गाइडलाइंस के हिसाब से हमें छूट मिली हुई है, हम 6% नहीं देंगे। पहले तो मैंने उनको मनाया, फिर 2 महीने बाद वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया और कहा कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से हम नहीं देना देंगे। मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं है, ये प्रदेश की संपदा, प्रदेश के आम आदमी, जनता, किसान, बागवानों का इसमें अधिकार है। इस दृष्टि से हमने उनको कहा, और मुझे खुशी है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं किया कि जो वकील रेगुलर चल रहे ताकि वो लंबा चलता रहे और JSW को उससे फायदा होता रहे। मैंने कहा उसमें कपिल सिब्बल जी और जो इलेक्ट्रिसिटी के रिनाउंड पराग त्रिपाठी जी, वैभव श्रीवास्तव और अनूप रतन की व्यक्तिगत तौर से ड्यूटी लगाई, और खुद मैं इस बात का फीडबैक करता रहा कि कहीं भी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से कोई भी चूक ना हो जाए। और खुशी इस बात की है कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे पक्ष में आया और 18% बिजली हमारे को फ्री रॉयल्टी के रूप में जो प्राइवेट प्लेयर है कड़छम बांगटू के, वो हम मिलेगी, और तकरीबन 1 साल में 250 करोड़ रुपए की आय हमें होगी। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में लंबे समय से खाली चल रहे शिक्षक और गैर शिक्षक पदों को भरने की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 अलग अलग विज्ञापन जारी करते हुए 37 सहायक प्राध्यापक और 14 गैर शिक्षकीय पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है, जबकि जनजातीय क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थी 23 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। वर्षों से खाली इन पदों को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र और कर्मचारी वर्ग में नाराजगी थी। विवि की ABVP इकाई ने हाल ही में यह मुद्दा राज्यपाल के समक्ष उठाया था। सूत्रों के अनुसार पद लंबे समय से खाली थे, लेकिन विवि की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के चलते इन्हें भरा नहीं जा रहा था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन कुमार ने कहा कि सभी संबंधित विभागों में सहायक प्राध्यापक और गैर शिक्षक पदों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और योग्य अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील भी की गई है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC ने राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 7 सितंबर 2025 रविवार को एक ही सत्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए शिमला, मंडी और धर्मशाला, कांगड़ा में केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को समय पर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। भूस्खलन के कारण गुरुवार सुबह 10 बजे तक राज्य में एक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 227 सड़कें बंद पड़ी है। वहीं 52 बिजली ट्रांसफार्मर और 137 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हो गई है, जिससे कई क्षेत्रों में बिजली और पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। सबसे अधिक नुकसान मंडी जिले में हुआ है, जहाँ 151 सड़कें और 119 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी है। प्रशासन आपदा राहत कार्यों में जुटा हुआ है, लेकिन लगातार बारिश के चलते राहत पहुंचाना भी चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने चेतावनी दी है कि राज्य में 23 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 19 और 20 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। 17, 18, 21 और 22 और 23 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 21 से 23 जुलाई के बीच मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले 24 घंटों में चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, सिरमौर, सोलन, मंडी और शिमला जिलों के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों आसपास के इलाकों में कम से मध्यम स्तर की बाढ़ का जोखिम बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचे, पहाड़ी क्षेत्रों और भूस्खलन संभावित स्थानों से दूर रहे। स्कूलों में छुट्टियों पर भी विचार किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर आज
एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें हाल ही में सामने आए स्कूलों में यौन शोषण के मामलों के खिलाफ नाराजगी जताई गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह सिर्फ हिमाचल की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है, जहां महिलाएं विशेषकर छात्राएं और नाबालिग बच्चियां शोषण और यौन उत्पीड़न का शिकार बनती जा रही है। एसएफआई ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कड़ी कार्यवाही और सख्त कानून की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान एसएफआई कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि महिला सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, यह अधिकार है। शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षित बनाना होगा। शिक्षण संस्थानों पर छात्राओं को सुरक्षा देनी होगी। छात्रों को सुरक्षा देने वाली सरकारें मुर्दाबाद। अपना प्रदर्शन कर रही है जिलाधीश कार्यालय के बाहर, किन बातों को लेकर क्या कहेंगे? आज का जो ये धरना प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के बाहर हो रहा है वो एसएफआई अखिल कमेटी के आह्वान पर जो है आज यहाँ पे किया जा रहा है, और हिमाचल राज्य कमेटी भी जो है आज ये धरना प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के बाहर कर रही है, और इसके साथ साथ जो है महिला समिति जो है इस धरना प्रदर्शन को ज्वाइन किया है। इसका कारण है कि पूरे देश के अंदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उन इंस्टीट्यूटों के अंदर जो आज यौन शोषण के मामले, सेक्सुअल हरासमेंट के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, वो मामले लगातार जो है बढ़ रहे हैं। जिसके अंदर जो 2014 के अंदर जब केंद्र के अंदर मोदी की सरकार आई थी, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है देश के अंदर दिया था, और आज वो नारा जो कहीं ना कहीं खोखला साबित होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ पिछले कई सालों के अंदर हमने ये देखा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूटों के अंदर चाहे आईआईटी हो, चाहे आईटीआई हो या कॉलेज हो, इवन अब तो स्कूल भी जो है सेफ नहीं बचे हैं जहां पर जो इस तरह के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। वैसे ही एक मामला जो है अभी हमने वेस्ट बंगाल के अंदर जो आरजी कॉलेज के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर देखने को मिला। वैसे ही एक मामला जो है अभी हाल ही के अंदर जो है फिर से उड़ीसा के अंदर आया है, जिसके अंदर जो है एक लड़की द्वारा जो है 6 महीने पहले कंप्लेंट अथॉरिटी द्वारा की जाती है, कंप्लेंट की गई। यौन शोषण का मामला जो है उसने रिपोर्ट किया कि एक प्रोफेसर द्वारा जो बीएड कॉलेज की छात्रा थी, स्टूडेंट एक्टिविस्ट थी, उसने कंप्लेंट की कि मेरे साथ जो है यौन शोषण जो है एक टीचर द्वारा किया जा रहा है, पर किसी भी अथॉरिटी ने जो है उसको जो है संज्ञान नहीं लिया। उसने जो है सोशल मीडिया के अंदर भी कंप्लेंट की, उसने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पास भी कंप्लेंट की, उड़ीसा के शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज के पास जो है कंप्लेंट दर्ज की, पर वहाँ के प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट दर्ज की, पर किसी ने भी उस पर संज्ञान नहीं लिया। जिसके चलते जो है उसने अभी 2 दिन पहले जो आत्मदेह जो है उसी कॉलेज के अंदर किया, और जिसके चलते जो है अभी कल उसकी डेथ जो है एम्स भुवनेश्वर हॉस्पिटल के अंदर हुई है। मामला आया है कि जहां पर एक लड़की जो 6ठी क्लास की लड़की है, उसने आरोप लगाया है कि एक टीचर द्वारा जो है इसके साथ छेड़छाड़ की जाती है।